हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं वी एन मूर्ति स्वागत करता हूँ आप लोग का अपना चैनल मूर्ति साइंस क्लास। तो चलिए, आज हम साइंस के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को अच्छा लगेगा और आज अपनी तैयारी को अच्छी तरह से जांच पाइएगा। ठीक है, तो चलिए इस बूस्टर डोज में देखते हैं कि कौन कितना तैयारी किया है और कितना स्कोर कर पाता है। ठीक है, ये जो बूस्टर डोज का सीरीज़ है वो लगातार चलता रहेगा। साइंस के बाद सोशल साइंस आएगा, इसके बाद हिंदी संस्कृत, यानी कि कहने का मतलब कि ऑल सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। पहले इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा, अगर आप लोग से नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए 15 सेकंड का टाइम देते हैं, इसके बाद अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। कौन होगा? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। यानी कि जो क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। ऑप्शन ए ध्वनि तरंग का, ऑप्शन बी विद्युत चुम्बकीय तरंग का, ऑप्शन सी परावैंगनी तरंग का और ऑप्शन डी परस्रव्य तरंग का। चलिए आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का, यानी कि जो प्रकाश तरंग है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम सत्य है। बताना है इसमें कि प्रकाश के परिवर्तन का जो नियम है कौन सत्य है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि केवल समतल दर्पण के लिए होता है, ऑप्शन बी केवल अवतल दर्पण के लिए, ऑप्शन सी केवल उत्तल दर्पण के लिए और ऑप्शन डी सभी परिवर्तक सतह के लिए। यहाँ पर सतह नहीं है, सतह है। ठीक है, यहाँ पर सतह नहीं है, यहाँ पर सतह है। क्या है? सतह है। ठीक ना, चलिए आंसर दीजिए इसका। चलिए तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का आंसर हो जाएगा सभी परिवर्तक सतह के लिए। क्या हो जाएगा? सभी परिवर्तक सतह के लिए। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? पहला कह रहा है ऑप्शन परावर्तन कोण, दूसरा आपतन कोण, तीसरा क्रांतिक कोण, चौथा अपवर्तन कोण। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग। चलिए कह रहे हैं कि आपतित किरण अविलंब माने चाहिए ये सतह है, ये ऊपर से जो आ रहा है वो आपतित किरण, ये जाएगा परिवर्तित, ये बीच में जो है वो अविलंब है। ठीक है, तो यही इसी के आपतित किरण और अविलंब के बीच में, यानी कि ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये वाला कोण को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं। कौन? आपतन। यही अविलंब और परिवर्तित किरण को कोण पूछेगा तो परिवर्तन कोण होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जब कोई वस्तु अनंत पर आती है तो उत्तल लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब बनता है, यानी कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन ए फोकस द लेंस के बीच, ऑप्शन बी फोकस पर, ऑप्शन सी फोकस की दुगनी दूरी पर और ऑप्शन डी कह रहा है फोकस तथा अनंत के बीच। चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा फोकस पर। कहाँ हो जाएगा? फोकस पर, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है
किसी माध्यम के अपूर्णांक का मान होता है। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है साइन आई बटा में साइन आर, ऑप्शन बी कह रहा है साइन आर बटा में साइन आई, ऑप्शन सी कह रहा है साइन आई इंटू साइन आर, और ऑप्शन डी कह रहा है साइन आई प्लस साइन आर। इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। क्या हो जाएगा? साइन आई बटा में साइन आर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रकाश तरंग की प्रकृति, प्रकाश तरंग की प्रकृति पूछ रहा है कि कैसी होती है। अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा प्रकाश की जो तरंग की प्रकृति होगा अनुप्रस्थ होगा। कौन सा होगा? अनुप्रस्थ होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए अनुप्रस्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की, अवतल दर्पण की, इनमें से सभी की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण की। कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण और डी है सभी। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए यानी कि अवतल दर्पण। हजामत बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यानी क्वेश्चन नंबर 10 काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है सीधा, उल्टा, तिरछा और इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? सीधा होता है। कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तब इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है अधिक, ऑप्शन बी कह रहा है कम, ऑप्शन सी कह रहा है अपवर्तित यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा कम होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहे जाते हैं क्या कहलाता है? अपारदर्शी पदार्थ, बी पारदर्शी पदार्थ, सी पारभासी पदार्थ और डी बटर पेपर। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए कह रहा है कि जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, तो जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 जब कोई वस्तु अवतल दर्पण की फोकस पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब कोई वस्तु है अवतल दर्पण की फोकस पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
चलिए, तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। वाहन के साइड मिरर कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि वाहन के जो बस, ट्रक या जो भी 4 व्हीलर गाड़ी रहता है उसके बगल में यानी कि ड्राइवर के पास एक मिरर लगा रहता है। ठीक है, तो मिरर देखने के लिए नहीं लगा रहता है, पीछे के गाड़ी को देखने के लिए लगा रहता है। ठीक है, तो किस दर्पण का बना होता है? ठीक, तो बताना है यही आप लोग को। पहला है अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण, यानी कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। यानी कि ऑप्शन ए काल्पनिक होगा, ऑप्शन बी वास्तविक होगा, ऑप्शन सी वास्तविक या काल्पनिक दोनों होगा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर जो होगा कैसा होगा? काल्पनिक होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काल्पनिक, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? उसकी वक्रता त्रिज्या की, यानी कि क्या होती है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आधी। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? आधी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हम लोग दाढ़ी बनाते हैं, उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका हो जाएगा आंसर कौन दर्पण? तो इसका हो जाएगा अवतल दर्पण। किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परिवर्तन का एक चीज़ और, जो भी ये क्वेश्चन दिया गया है वो कहीं ना कहीं या किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है, ये कहीं ना कहीं आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसको ध्यान से रिवीजन कीजिएगा। 1 बार 2 बार या 3 बार जितना बार हो सके उसको बनाइएगा, तभी आप लोग का एग्ज़ाम में क्या होगा? पकड़ बढ़िया बना रहेगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम कितना है। तो प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम होता है कितना होता है? 2 नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताई थी। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने बताया था। तो इसका आंसर दीजिए। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने। कौन? रोमर नामक वैज्ञानिक थे, उसी ने प्रकाश के चाल के बारे में सबसे पहले बताया था। आज का बूस्टर डोज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण है, किस कारण से टिमटिमाते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है परिवर्तन। यहाँ पर परिवर्तन नहीं है, परावर्तन है। ठीक है, परावर्तन है। ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकीर्णन के कारण और ऑप्शन डी श्यानता के कारण। यानी कि कहने का मतलब है, इसका आंसर आप लोग कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, ये 20 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है, जो कि लगातार चलता रहेगा। आप लोग अपने तैयारी को जांचिए, देखिए कि हम कितना स्कोर कर पाते हैं, कितना तैयारी करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। इसका क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए आज का जो बूस्टर डोज का सीरीज है समाप्त हुआ। ये लगातार चलता रहेगा और इस सीरीज में आप लोग अपने तैयारी को देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना स्कोर कर पाएँ।
कितने स्टूडेंट्स हैं जो 20 में 20 कर पाए और कितने स्टूडेंट हैं जो 15 से नीचे हैं। ठीक है, चलिए तो आज का यही पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।